हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज के टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान और साथ ही साथ हिंदी को भी पढ़ने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न की श्रृंखला है और काफ़ी बेहतर आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए बच्चों, कोई भी इसकी वीडियो को नहीं करेगा और लास्ट तक बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखेंगे। चलिए बच्चों, मैं चाहूँगा कि जो बच्चे नए इस चैनल पे हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लाइक की बटन दबा दें। तो चलिए बच्चों, आज का प्रश्न हम सभी लोग शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि फ्रांस में किस प्रकार का राजतंत्र है। यानी पहले था, आज तो देखा जाए तो आज गणतंत्र है, लेकिन इसमें होना चाहिए था फ्रांस में किस प्रकार का राजतंत्र था। यानी जहाँ है लगा है वहाँ पे था होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखेंगे असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे होगा असीमित राजतंत्र। क्या हो जाएगा? असीमित राजतंत्र। दूसरा देखेंगे, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो आप सभी जानते हैं राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस से हुआ है और हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखेंगे, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा जो घटना हुई थी वो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। क्लियर है? अगला है, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किस वर्ष स्थगित कर दिया। तो आप सभी को पता है 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था, इसी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगला है, साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आई। तो आप सबको पता है साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1927 में आई थी और 1928 में ये खुद भारत आया था। क्लियर है? और इसका विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि इसके 7 सदस्य देश थे और 7 सदस्य थे और 7 के सदस्य जो थे वो सबके सब अंग्रेज थे, उसमें कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था। अगला है बच्चों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। तो आप सभी को पता है 1924 का अधिवेशन और वेलगांव का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता खुद किसने किया था? गांधी जी किए थे। क्लियर है आप सभी को? तो चलिए बच्चों, आगे चलते हैं हम सभी लोग। और आप सभी लोग से मेरा निवेदन है, जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं वो इस क्लास में जितने भी पॉइंट नए नए उनको मिल रहे हैं उसको अच्छे तरीके से नोट करेंगे और साथ ही साथ उसको अपनी परीक्षा के लिए तैयारी में रखेंगे। क्योंकि बच्चों, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको परीक्षा में 110% देखने को मिलेगा। जितने हमने बहुविकल्पीय प्रश्न कराए हैं उसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है। अगला देखिए, कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए। देखो, पहले तो ये बात आती है कि किसमें अलग हुए। तो अलग हुए थे सूरत के अधिवेशन में, 1907 का अधिवेशन। लेकिन यहाँ बात हो रही है एक हो गए, तो ये लखनऊ का अधिवेशन था और 1916 की बात थी। अगला देखेंगे, बारदोली सत्याग्रह किसने शुरू किया। तो आप सभी को पता है बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर होगा। बारदोली सत्याग्रह आप सभी लोग ध्यान देंगे और वहीं पे महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। अगला देखेंगे, अंबेडकर और महात्मा गांधी का समझौता किस वर्ष हुआ। तो अंबेडकर और गांधी जी का जो समझौता हुआ था वो 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो आप सभी को पता है गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ था। यहाँ पे 32 हो गया है, 1931 में हुआ था। किसका? गांधी और इरविन का समझौता। अगला देखेंगे, कांग्रेस का कराची का अधिवेशन किस वर्ष हुआ। तो कांग्रेस का कराची का अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1931 ईस्वी में, जब गांधी इरविन का समझौता हुआ था। क्लियर है? अगला देखेंगे, 13वां, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई। तो दांडी यात्रा की शुरुआत आप सभी जानते हैं 1930 में हुई। अब अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों ये बताइए दांडी यात्रा किस लिए शुरू की गई थी, तो आप कहेंगे सर दांडी यात्रा अंग्रेज़ों ने नमक पर कानून लगा दिया था और इसीलिए दांडी यात्रा शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 19वीं शताब्दी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया जाता है। तो आप सभी को पता है गिरमिटिया पद्धति दक्षिण अफ्रीका में लगी हुई थी और इससे ज़बरदस्ती लोगों से क्या कराया जाता था? काम कराया जाता था। तो इसमें बच्चों हो जाएगा जबरन अभिवादन। क्या? जबरन अभिवादन। अगला देखेंगे, वह स्थान जहाँ काशी विश्वविद्यालय स्थित है। तो आप सभी को पता है काशी विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है।
अगला, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, तो आप सभी कहेंगे सर चंपारण है, जहाँ पर पहला गांधी जी का आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। 17वां देखेंगे, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो आप सभी को पता है 1885 में मुंबई में हुई थी। यहाँ पर मुंबई में, यहीं पर इसका पहला अधिवेशन भी था। अगला देखेंगे, वह स्थान जहाँ भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। क्या आप जानते हैं जहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये भी बच्चों मुंबई में ही था। कहाँ पर? मुंबई में। उत्तराखंड का वह नगर जहाँ कुंभ मेला लगता है, तो आप सभी कहेंगे सर देवों की नगरी हरिद्वार में। तो चलिए, जितने भी बच्चों हम प्रश्न करा रहे हैं, आप यकीन मानिए आपके परीक्षा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इसको मिस कर गए तो यकीन मानिए आपके पेपर में बहुत बड़ा आपका नुकसान होने वाला है। तो चलिए अगला देखेंगे, तालाब, सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान किस प्रकार का संसाधन है? तो बच्चों ये है सामुदायिक। क्या है? सामुदायिक संसाधन। अगर संसाधन के बारे में आप नहीं देखे हैं वीडियो, तो एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देखें, क्योंकि संसाधन से एक ना एक प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। अगला देखिए, खनिज और जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन हैं? तो खनिज और जीवाश्म ईंधन ऐसे संसाधन हैं जिनको एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, तो इसलिए ये अननवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। क्लियर है? भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पर मैदान पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 43%, लेकिन यहाँ पे 45% लगभग है, तो हमारा 45% सही हो जाएगा, है 43%। किस मिट्टी को रेगर मृदा भी कहते हैं? तो आप सभी को पता है काली मिट्टी को रेगर मृदा भी कहते हैं। किसको? काली मिट्टी को रेगर मृदा भी कहते हैं। अगला है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? क्या आप सभी जानते हैं कपास की मिट्टी के लिए कौन सी मिट्टी जो होती है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हमें पता है। तो चलिए, ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो आप कहेंगे सर कपास के लिए का से कपास, का से काली मिट्टी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? तो बच्चों संभावित संसाधन वही होते हैं जिनकी संभावना होती है लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। तो आप सभी को पता है पवन ऊर्जा, यही संभावित संसाधन है। अगला है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो आपको पता है गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। निम्न में से कौन मानव निर्मित संसाधन है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है? तो आप सभी को पता है मशीनें हैं जो मानव निर्मित संसाधन है। अगला, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, तो सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो बच्चों है वो है जलोढ़ मिट्टी। अगला है, निम्न में से कौन सी जातियां संकटग्रस्त की श्रेणी में आती हैं, मतलब वो बिल्कुल विलुप्त होने के कारण पर हैं? जंगली गधा, काला हिरन, गैंडा, यह सभी। तो आप सभी को पता है ये सभी हैं कि ये सब संकटग्रस्त जातियां हैं। भारत में चीते की जाति को कब लुप्त प्राय प्राणी घोषित किया गया? तो 1952 में बच्चों इसको लुप्त प्राणी घोषित कर दिया गया। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो आपको पता है उत्तराखंड में चलाया गया था और सुंदरलाल बहुगुणा इसको चलाए थे, और ये पेड़ों की कटाई संबंधित था, यानी वन संरक्षण से संबंधित था। क्लियर है बच्चों? तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ में आ रहा है और आप अच्छे से इसको तैयार कर लेंगे। चलिए बच्चों, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया? तो आप कहेंगे सर 1972 में ये अधिनियम पारित किया गया। कितने ईस्वी में बच्चों? 1972 में। निम्न में से कब बाघ परियोजना शुरू की गई? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, टाइगर प्रोजेक्ट, इसका भी वीडियो आया है, आप जरूर देखें। 1973 में शुरू हुआ था। अगला है, निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है? तो जो हमारे वन संसाधन है इनको हरा सोना के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा ये डेल्टा है, वहीं पे पार्क भी है। भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब कर दिया गया? तो आप सभी को पता है कि भारत में वन महोत्सव का जो शुरुआत हुआ था बच्चों वो 1950 में हुआ था। तो क्या बच्चों मैं उम्मीद करूं कि जितना भी क्वेश्चन मैं आपके बीच में दे रहा हूं पेपर के समय तक आप उतने प्रश्न को तैयार कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, अगर तैयार कर लेते हैं तो मैं यकीनन आपको कह सकता हूं कि आने वाले पेपर में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। अगला प्रश्न है, भारत वनों के हास्य के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? यानी जो वन खत्म कर दिए जाते हैं, नष्ट कर दिए जाते हैं, उनसे कौन कौन सी समस्या होती है? क्या मृदा अपरदन होता है? बिल्कुल सही होता है। वर्षा में कमी, ये भी होता है। प्रदूषण में वृद्धि, ये भी होता है। यह सभी। तो बच्चों हो जाएगा सबसे आंसर सही, यह सभी। अगला है, सलाल परियोजना किस नदी पर बना है? तो जो बच्चे देख रहे हैं ये अभी 2022 में बोर्ड में पूछा गया था सलाल परियोजना, तो बच्चों ये चिनाब नदी पर बना है। कहाँ पर? चिनाब नदी पर। अगला है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो आप सभी को पता है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है।
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर। ये भी पेपर में बहुत पूछा गया है। निम्न में से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक मंदिर कहा था। अगला है, निम्न में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? तो आपको पता है यमुना एक ऐसी नदी है जिस पर कोई परियोजना नहीं है। अगला, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। क्या है बच्चों? कृषि। तो आप कोई भी प्रश्न को मिस ना करें, आप अच्छे तरीके से सभी प्रश्न को करें। अगला देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? देखो, सूती वस्त्र भी कपास से बनता है, चीनी भी गन्ना से बनता है, जूट तो जूट ही है, लेकिन सीमेंट उद्योग ये कृषि पर आधारित नहीं है। अगला, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे सर MS स्वामीनाथन को। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे सर वर्गीज कुरियन को। हमें बच्चों बता दूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति और ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति, और इसका भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसको अच्छे तरीके से देखें। अगला है बच्चों, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो दाल, धान, मोटे अनाज, कपास। तो आप कहेंगे सर मोटे अनाज हैं। हरित क्रांति संबंधित है तो आपको पता है कृषि के उत्पादन से संबंधित है। कृषि उत्पाद से है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि से है? तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसमें कृषि उत्पाद लिख गया है, लेकिन यहाँ कृषि उत्पादन होना चाहिए था, उसमें वृद्धि था। क्या था? वृद्धि। तो कृषि उत्पादन की वृद्धि से जुड़ा हुआ है हरित क्रांति। अगला बच्चों, कोलार संबंधित है तो आपको एक कोलोराडो की खदान मिलती है अमेरिका में, और एक कोलार अपने भारत में मिलती है, और कोलार कहाँ है? कर्नाटक में है। तो ये भी सोने की खान से संबंधित है। किससे? सोने की खान से। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, अगले टॉपिक पर हम आ जाते हैं। अगला है, कोरबा प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता है कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरबा बच्चों कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। किस सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य और संघ दोनों को होता है? तो बच्चों समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य को दोनों होता है। अवशिष्ट सूची में जो स्थान तीनों में नहीं मिलता उसको अवशिष्ट सूची में रखा जाता है। संघ सूची में सिर्फ जो संघ केंद्र का अधिकार रहता है उसको रखा जाता है। राज्य सूची में जिस पर राज्य का अधिकार रहता है उसको रखा जाता है। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया? तो 8वीं अनुसूची में। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट रखना इसको। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई? 1992, 24 अप्रैल, है ना, 1992। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो मेयर कहते हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो कहेंगे सर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजभाषा क्या है? तो कहेंगे सर हिंदी है। पुलिस किस सूची का विषय है? चलो आ गया वही प्रश्न, सूची से ही आ गया। तो बच्चों पुलिस किस सूची का विषय है? तो ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे, जो पुलिस है, क्या चीज़? जो पुलिस है, आप सभी को पता है कि जो पुलिस है वो राज्य सूची में आता है, क्योंकि बच्चों उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है। किसका होता है? राज्य का। रक्षा किस सूची का विषय है? तो बच्चों ये समवर्ती सूची का विषय है। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बच्चों केरल की सबसे अधिक है। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो कहेंगे सर बिहार की। कहाँ की? बिहार की। जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य का सर्वाधिक है? यानी जहाँ सबसे कम ज़मीन में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो बिहार में। जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि बच्चों पहाड़ी इलाका है इसलिए वहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है वो क्या है? कम है। तो चलिए बच्चों अगले टॉपिक पर हम सभी लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है, लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य का है? तो बच्चों महिलाओं और पुरुषों की अनुपात निकाला जाता है संख्या का, तो हरियाणा में बच्चों सबसे कम है। किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो ये तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। और ये क्षेत्रक अर्थशास्त्र के वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो ये भी वीडियो ऑलरेडी है, उसका एक वीडियो आप ज़रूर देखें। अगला है बच्चों सत्यार्थ प्रकाश रचना है। तो सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती का। कलम का सिपाही, अब देखो बच्चों यहाँ तक तो हमारा सामाजिक था। क्या था? सामाजिक था। अब हम सभी लोग हिंदी के टॉपिक पे चलते हैं। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो आप कहेंगे सर कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? तो ये कौन सा? गेहूं और गुलाब, ये रचना है, उसके लेखक हैं। उसने कहा था किस विधा की रचना है बच्चों? तो ये कहानी है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो जयशंकर प्रसाद का कंकाल एक उपन्यास है, उनका है। गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान एक उपन्यास है। क्लियर है? अगला चलेंगे हम सभी लोग अगले टॉपिक पर। तो देखेंगे नमक का दरोगा। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं तो मुंशी प्रेमचंद हैं।
ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो बच्चों नाटक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है तो चिंतामणि। पथ के साथी के रचयिता हैं तो यहाँ महादेवी वर्मा हो जाएंगे। गीतावली के कवि का नाम है गीतावली कवितावली, तुलसीदास ने इसकी रचना की हुई है। अगला चलेंगे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो कहेंगे सर रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर है। धर्मवीर भारती की रचना का नाम है तो कनुप्रिया। देखें कवि प्रिया भी आता है, केशव दास का है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का है। तार सप्तक का संपादक समय क्या है? तो 1943 में। किस लेखक का जन्म राजापुर गांव में हुआ था? तुलसीदास का। किस लेखक का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था? तो कहेंगे सर सूरदास का। किस लेखक का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था? कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद का। क्लियर है बच्चों। आप सभी लोग तैयारी किए हैं बच्चों, तो इसलिए 100% आप सही उत्तर देंगे। कान्हा भय बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए नामक पंक्ति किसने लिखा है? तो सूरदास ने लिखा है। शोक विकल सब रोम हिरानी में कौन सा रस है? तो रो रही है करुण रस है। शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, तो हंस रहा है कोई, तो हास्य रस है। निम्न में से कौन सा छंद सममात्रिक है? तो बच्चों रोला और चौपाई ही ऐसे छंद होते हैं जो सममात्रिक छंद होते हैं। सहानुभूत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सहानु का प्रयोग हुआ है। उप प्रधान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो बच्चों उप प्रधान में जो उपसर्ग लगा हुआ है, आप सभी लोग ध्यान देंगे, वो उप लगा है। क्या लगा है? उप लगा है। अगला बुलावा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आवा का। साहित्यिक में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इक का। घी गुड़ में कौन सा समास है? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो त्रिभुवन आगे संख्यावाचक है, द्विगु समास। समास के कितने भेद होते हैं? कहेंगे सर 6 होते हैं। प्रस्तर का तद्भव क्या होता है? तो पत्थर होता है। सूरज की पर्यायवाची क्या होती है? रवि, सूर्य, भानु, भास्कर, ये सब पर्यायवाची सूर्य का होता है। पक्षी का पर्यायवाची होता है खग। क्या होता है? खग। आगे देखेंगे आप सभी लोग। मंजरी असुर का पर्यायवाची है। असुर माने दानव होता है, राक्षस होता है। मंजरी किसकी पर्यायवाची है? तो बच्चों मंजरी फूल की है। सुत किसकी पर्यायवाची है? सुत पुत्र की पर्यायवाची है। नीरद किसकी पर्यायवाची है? तो बादल की। अगर यहीं जा लग जाता तो कमल का हो जाता नीरज, और दा लग जाता है तो बादल का। अभ्युदय का संधि विच्छेद कीजिए बच्चों। यण संधि है। और अभिधन उदय, छोटी धन बड़ी किसी असमान स्वर के साथ मिलता है बच्चों, क्या बनता है? या बन जाता है। अत्याचार का संधि विच्छेद है। अति धन आचार, ये भी यण संधि है। सोरठा छंद के पहले तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? तो ये एक जीवनी है। क्या है? जीवनी है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग कुछ अच्छे तरीके से समझ पाए। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों पेपर में आप अच्छे मार्क्स करके आएंगे, 20 में 20 नंबर लेकर आएंगे, और मैं इतने ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा दूंगा कि 100% बच्चों 20 में 20 आएगा। तो बच्चों मेरे यही शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं चाहूँगा, रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बच्चों इस चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।